डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 13 फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके कुछ रिएक्शंस। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने मैंने लिखा है कि जितने भी मोस्ट ऑफ द एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ये जो हैं इनकी कुछ पंजेंट और अनप्लीजेंट काइंड की स्मेल होती है। पहले पॉइंट पर मैंने लिखा है कि जो फर्स्ट 3 एलिफेटिक एसिड्स हैं, जिनमें फॉर्मिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, दीज आर 3 फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दे हैव पंजेंट लाइक स्मेल। और अगले जो 3 हैं 4 से लेकर 6 तक, यानी ब्यूटायरिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और हेक्सानोइक एसिड, इनकी जो है अनप्लीजेंट स्मेल है। उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। जब हम सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि मोस्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, स्पेशली जिनमें स्मॉलर चेन होती है, जैसे फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, यानी जिनमें कम कार्बन होते हैं, जिनका मोलेकुलर मास कम होता है, दे आर रेडीली सॉल्युबल इन वाटर। वो पानी में बहुत जल्दी जो है वो हल हो जाते हैं। उनके हल होने की, पानी में हल होने की बुनियादी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मॉलिक्यूल में भी होती है और वाटर में भी होती है। इस वजह से ये म्यूचुअली जो है सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, और जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। उसकी बुनियादी वजह जो है वो क्या है, उसके ऊपर गौर करना है आप लोगों ने कि जब हम चेन लेंथ को बढ़ाते हैं तो चेन लेंथ के अंदर याद रख लें, कार्बन जो करैक्टर है वो नॉन पोलर करैक्टर कंसीडर होता है। तो नॉन पोलर करैक्टर बढ़ने की वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात ये कर रहे हैं कि जैसे जैसे कार्बन लेंथ बढ़ेगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होने से सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। आगे बात कर रहे हैं हम एसोसिएशन की। तो याद रख लें एसोसिएशन क्या है। एसोसिएशन है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, मुख्तलिफ काइंड्स की इंटरेक्शन करके डाइमर, ट्राइमर या टेट्रामर की फॉर्म में रहना शुरू कर देते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएशन कहते हैं। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम जिक्र करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइमर बनते हैं, सिर्फ डाइमर, और हम कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट जब ऐड करेंगे तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में मिलकर जो है वो डाइमर बना लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है और इधर भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये R है और ये C डबल बॉन्ड O है और ये OH है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड तरह ड्रा करना है, दूसरा इसके उलट ड्रा करना है, यानी इधर कार्बोनाइल है तो OH इसका नीचे। अब इधर जो है इस कार्बोनाइल का ऑक्सीजन और H के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इधर H और O के दरमियान उसी तरह। तो ये बेसिकली होता ही है कि जब हम कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो नॉन पोलर में तो चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हल नहीं होंगे तो डेफिनेटली फिर ये आपस में इंटरेक्शंस बना लेंगे। इनकी आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको बताया होती है, तो डेफिनेटली दे विल बी सॉल्युबलाइज इन ईच अदर, sorry, they will form interactions with each other, and finally जो है हम इस प्रॉपर्टी को एसोसिएशन कहेंगे। अब अगला पॉइंट जो है वो जरा गौर कर लें, बॉइलिंग पॉइंट है आगे इस टॉपिक पर। बॉइलिंग पॉइंट जो है, जैसे जैसे आपको पता है चेन लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी और अल्टीमेटली जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आप पहले लिक्विड हैं, पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, तो फिर कुछ अरसे के बाद यानी कुछ चेन लेंथ बढ़ने के बाद जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब सॉलिड की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर हम उनके बारे में जिक्र करते हैं कि सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसमें कोई रेगुलर इंक्रीज नहीं है। देयर इज नॉट
रेगुलर चेंज, देयर इज नॉट अ रेगुलर इंक्रीज। हाउएवर एक बात ऑब्जर्व की गई है, वो ये बात ऑब्जर्व की गई है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बन इवन हैं, जुफ्त हैं, इवन हैं, दे हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन प्रीवियस आर्ड एंड नेक्स्ट आर्ड। मसलन अगर आप गौर करें तो 1 2 3 4 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आप इधर बात करें तो इसमें 3 है, इधर बात करें तो इसमें 5 है। वो कहना ये चाह रहा है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है अगले ऑड और पिछले ऑड दोनों से ज्यादा है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? वजह बुक में तो नहीं दी हुई, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और इनकी जो चेन है वो ट्रांस में फॉल कर रही है, ट्रांस में। अगर आप इसको देखें तो ये ट्रांस में, ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बोक्सिल से ट्रांस पर है। अगर आप इधर देखें ये प्रोपोनोइक एसिड है, इसमें कार्बोक्सिल क्या है? सिस है, 2 मिथाइल ग्रुप। इसमें भी क्या है? सिस 2 मिथाइल ग्रुप। यूं समझ लें कि जो इवन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, उनमें मिथाइल, पहला मिथाइल और कार्बोक्सिल ये दोनों एक दूसरे से ट्रांस पोजीशन पर होते हैं। लेकिन अगर आप जितने भी ऑड वाले कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो वहां पर ये जो है एक दूसरे के साथ सिस पोजीशन पर होते हैं। जब वो सिस पर होते हैं तो फिर उनकी अटैचमेंट इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी ट्रांस वालों की इफेक्टिव होती है। ट्रांस वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर वेरी इफेक्टिव एंड फिटिंग, उनकी जो फिटिंग है वो बड़ी अच्छे तरीके से होती है और अल्टीमेटली जो है उनकी फिटिंग की वजह से आप ये कहोगे, उनकी फिटिंग इतनी अच्छी होती है कि आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि उनकी फिटिंग की वजह से उनका जो मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे एक चेयर की बात करें, उसकी फिटिंग एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी हो जाती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है उसकी फिटिंग की वजह से उसकी जो पोजीशन है वो एक ख़ास जो है वो बन जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये बात आप स्टूडेंट्स ने क्लियर कर ली कि इवन वालों का जो है मेल्टिंग पॉइंट अगले ऑड और पिछले ऑड दोनों से ज़्यादा क्यों होता है। अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली 3 तरह के रिएक्शंस देते हैं। एक वो जिसमें हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है, मतलब हाइड्रोजन एटम से मुराद है ये अकेला हाइड्रोजन एटम। तो दूसरा ये होता है कि जिसमें OH इन्वॉल्व होता है, कार्बोक्सिलिक का ये OH इन्वॉल्व होता है। और तीसरा जिसमें ये पूरा ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो 3 कैटेगरीज हैं इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शंस की। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जिसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो आपको पता है कि जब हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होगा तो उसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव कर रहे हैं एज ए एसिड बिहेव कर रहे हैं, यानी प्रोटॉन दे रहा है। तो सबसे पहले हम बेस के साथ इसका रिएक्शन पढ़ते हैं। तो देखें यहाँ से ये OH जो है इस OH के साथ मिलेगा और वाटर बन जाएगा और उस H की जगह जो है Na लग जाएगा और ये जो है कंपाउंड जो बनेगा ये वाला, इसको हम कहेंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट। इसका नाम है, इट इज साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का और इसका नाम है सोडियम कार्बोक्सिलेट। इसी तरह अगर आप कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन है वो भी बेसिकली एज ए बेस ही रिएक्शन होता है। वहाँ पर भी साल्ट ही बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव करते हैं एज एसिड और ये दोनों जो हैं ये बेस हैं। याद रख लेना, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ये बेस होते हैं और ये जो रिएक्शन है ये हम टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वो कैसे, सवाल पैदा होता है। याद रख लें, अगर किसी जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस को चेक करना हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां हम सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट डाल देते हैं और वहां एक खास किस्म की गैस प्रोड्यूस होती है जिसका नाम है CO2 और ये जो गैस है ये इफरवेसेंस के साथ निकलती है। इफरवेसेंस क्या होता है? इफरवेसेंस को समझ लें कि जब आप सोडा वाटर की बोतल खोलते हैं तो खास किस्म की साउंड के साथ एक आवाज निकलती है, दैट साउंड इज कॉल्ड इफरवेसेंस। उस इफरवेसेंस के साथ जब भी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है। रिएक्शन लिखना भी बड़ा आसान है, H की जगह Na लिख दो, इधर भी H की जगह Na लिख दो और CO2 बन जाएगा और साथ में वाटर बन जाएगा। अब जो है
H की जगह पर जब आप Na लिखोगे तो आपको पता है इधर Na 2 हैं, तो इधर भी फिर 2 होने चाहिए, फिर इधर भी 2 होने चाहिए, तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। आखिरी जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेटल, और मेटल के साथ भी रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा वो भी ऐसे ही होगा जैसे बेस के साथ रिएक्शन है, बिकॉज क्योंकि जो सोडियम मेटल है उसको हम अल्कली मेटल शुमार करते हैं, और अल्कली मेटल जो है वो बेसिक इन नेचर है, और बेसिक होने की वजह से यहाँ पर साल्ट बनेगा। यहाँ हमने एसिटिक एसिड लिया है, H निकल जाएगा और उसकी जगह Na लग जाएगा, और ये दो H जो हैं मिलकर हाइड्रोजन बना देंगे, लिहाजा हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और इसके बाद जो है इसके कुछ मैकेनिज्म्स रहते हैं और उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लें, इसको देख लें, वॉच आउट कर लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डिस्कस कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके रिएक्शंस फर्दर जो है उनकी कैटेगरीज पढ़ेंगे, जिसमें OH इन्वॉल्व होता है, जिसमें पूरा कार्बोक्सिल इन्वॉल्व होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।